इस स्लाइड में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, क्या समस्या थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के गवर्नमेंट के अंदर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग बढ़े। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस एंड क्लासिफाइड देम इनटू अ टाइपोलॉजी ऑफ रिजीम्स। पॉलिटी है, डेमोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, और भी है ना। तो उन इस प्रकार से अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसिडर किया जाता है। मैकावली भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक थिंकर जो है समझा जा सकता है। उसने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज को डिवाइड किया, जिसमें एक जो मोनार्की होता है, दूसरा रिपब्लिक होता है। इस प्रकार से जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हालांकि बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन जो है ये एक प्रकार से 1950s में नए अवतार के रूप में पेश आता है। और उससे पहले की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम मोस्टली कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स का ही नाम देते हैं। तो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इट इज आल्सो नोन एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। रोनाल्ड चिलकोट जो है, ही इज अ मेजर अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ही सेज दैट दीज टू टर्म्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये कंसेप्चुअल कंफ्यूजन एक प्रकार से क्रिएट करता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे क्या कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो कई बार इस प्रकार के कीवर्ड्स जो है वर्ड एसोसिएशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हु टर्म्ड द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज कंसेप्चुअल कंफ्यूजन। तो अगेन द आंसर इज रोनाल्ड चिलकोट। अब जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है, देखो कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है उसमें एक प्रकार से इंस्टीट्यूशंस जो हो इंस्टीट्यूशंस और उनके जो फंक्शंस थे, दो कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस और फंक्शंस, या फिर एक ही कंट्रीज के दो इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया जाता था। मोस्टली जो है ये फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस होते थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ तक ही ये लोग सीमित थे, मतलब फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को ये लोग कंपेयर करते थे। और रियल कंपैरिजन जो है देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित थे। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक ब्रॉडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी को स्टडी करता है, जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें आप कास्ट ले लो, क्लास ले लो, जो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है गवर्नमेंट से या फिर स्टेट से, ट्राइब्स है, कम्युनिटीज है, एसोसिएशन है, यूनियंस है, इन सब को भी ये अपने फोल्ड में लेकर के आता है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बजाय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस रही थी ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, या फिर कहें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले अभी आपको पता चल जाएगा इन सब चीज़ों से, ये जो लिमिटेशंस कुल मिलाकर के, ये रॉय मैक्रेडिस जो है एक थिंकर है, थियरिस्ट है, उसने ये बात की है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, इट वाज नॉन कंपैरेटिव, इट वाज डिस्क्रिप्टिव, इट वाज मोनोग्राफिक, इट वाज पैरोकियल। ठीक है, और स्टैटिक, इस प्रकार से ये कई प्रकार की बातें करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि नॉन कंपैरेटिव किस प्रकार से थी। नॉन कंपैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव की ये इस प्रकार से थी कि इट डिस्क्राइब्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज बट अटेम्प्टेड लिटिल कंपैरिजन। पहली बात तो जो है उस टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में तो कोई बात की ही नहीं गई थी भाई। अमेरिका और यूरोप के जो कुछ मेजर कंट्रीज थे उनके ही इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बात, तो पूरी प्रकार से कंपैरेटिव कहाँ हुआ। मतलब एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आप उनको जो यूएसए के साथ में कंपेयर करो तो कुछ बात भी बने। आपने बस केवल प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो को बस कंपेयर कर लिया, एंड तो ये इट वाज, है ना, वेरी लिटिल कंपैरिजन। दूसरा है मोनोग्राफिक। मोनोग्राफी का मतलब अगेन एक ही कंट्री के बारे में जो है, एक ही चीज के बारे में आप बात करते जा रहे हो। देर वॉज नो सीरियस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वाई पर्टिकुलर कंट्रीज हैड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, और वाई डेमोक्रेसी वर्कड बेटर इन वन कंट्री देन इन अनदर कंट्री।
तो आप अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो यूएसए की ही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, उसी में कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो, उसी के इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर कर रहे हो, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये इट वाज मोनोग्राफिक। थर्ड, इट वाज नैरोवर इन स्कोप एज इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लीगल अप्रोच। ठीक है। अब फॉर्मल लीगल अप्रोच और नैरोवर इन स्कोप का मतलब कि इसकी जो स्टडी थी इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। जो फॉर्मल प्रोसेसेस है जिसमें फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इस प्रकार की जो बात की जाती है। अब जैसे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस एज वेल। एक होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, एक होता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस। पॉलिटिकल प्रोसेसेस मतलब सोशल मूवमेंट है, ये जो और प्रकार के मूवमेंट है, ये क्या है, ये कास्ट है, कास्ट और पॉलिटिक्स का जो मिलन है, उनके बीच में जो संबंध है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। जबकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वही ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस कुछ भी मान लो। फिर लास्ट है पेरोकियल या फिर यूरोसेंट्रिक। इसका मतलब है कि भाई यूरोप तक ही केंद्रित था उस टाइम जो है, बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं अंग्रेजों के और इन सब के अधिकार में थी, तो वहीं तक इनका कंपैरिजन जो है सीमित था। तो ये कुछ लिमिटेशंस है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। फिर क्या होता है कि इसकी कुछ मेजर अप्रोचेस भी रही है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। फिलोसॉफिकल है, हिस्टोरिकल है, इंस्टीट्यूशनल है, और इस लीगल रैशनल कुछ करके अप्रोच है एक। तो ये चारों अप्रोचेस जो थे इनको क्रिटिसाइज करके जो एक एक प्रकार से शिफ्ट आता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब इसमें टू मेजर डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या डेवलपमेंट्स थे? पहला तो था डेवलपमेंट इंटरनल टू द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या डेवलपमेंट था इंटरनल? ये था बिहेवियरल रेवोल्यूशन। ठीक है। दो मेजर डेवलपमेंट्स थे, पहला था डेवलपमेंट इंटरनल टू द डिसिप्लिन जो था बिहेवियरल रेवोल्यूशन, एंड सेकंड था डीकोलोनाइजेशन। दोनों ही मेजर डेवलपमेंट्स थे। बिहेवियरल रेवोल्यूशन जो थी वो एक प्रकार से इम्प्लाई करता है कि बिहेवियर जो है इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रूल्स। भाई वाई डू ह्यूमंस बिहेव एज द डू। और इसी प्रकार से जो है अगर ह्यूमंस है तो फिर इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। तो असली जो फैक्टर है वो क्या है? ह्यूमन है ना, ह्यूमन का बिहेवियर है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर बहुत सारे डेटाज कलेक्ट किए और उनको मिला करके साइंटिफिकली एक थियरी निर्माण की कोशिश की। तो इट 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 ब्रॉट अ न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा था डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन जो है इसने एक प्रकार से जो एम्पिरिकल फील्ड थी, जो डेटा कलेक्ट करने की जो फील्ड थी, उसको ब्रोडन कर दिया। भाई कुछ बहुत सारे नए कंट्रीज जो है वो भी हरकत में आ गए, वो भी उनके भी सिस्टम्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें जो है, जो जो स्पेशली इस प्रकार के कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जिनके अंदर थियरी एंड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी है लेकिन फंक्शंस अलग टाइप की गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बातें जो लिखी हुई है उसके अंदर हो सकता है वो इन प्रैक्टिस मानी जाए या बिलीव की जाए या नहीं की जाए। तो इस प्रकार से डीकोलोनाइजेशन बहुत सारी नई चीज़ें इस फोल्ड के अंदर लेकर आया। तो इट वाज रियल कंपैरिजन, है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो। फिर बहुत सारे नए मॉडल्स भी लेकर के आया ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन के अंदर ही आप देखते हो सिस्टम एनालिसिस आया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आई, साइबरनेटिक्स अप्रोच आई, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस आया। इस प्रकार से सिमुलेशन अप्रोचेस जो थी, फिर आगे जाकर के पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। तो एक प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ऐसा बोलते हैं कि असल में शुरुआत जो है बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ में ही होती है। इससे पहले जो चीज़ थी डोमिनेंट थी वो थी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक प्रकार से कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं पार्ट थी या फिर ट्रेडिशनल अप्रोचेस का पार्ट थी। तो इट जो ये जो नया रेवोल्यूशन था बिहेवियरल रेवोल्यूशन, इट ब्रोट मैनी न्यू मॉडल्स। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सब के सब जो है ये 1950s या फिर अर्ली डिकेड्स ऑफ ना। हालांकि शुरुआत कहीं ना कहीं ग्राम वालाज है, चार्ल्स मेरियम है। चार्ल्स मेरियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। या फिर आर्थर बेंटले, इन लोगों के साथ में शुरुआत हो गई थी, लेकिन डेविड ईस्टन और ये आमंड और ये सब लोग जो थे ये सही प्रकार से बिहेवियरल रेवोल्यूशन के को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर लेकर के आते हैं। तो यहाँ से ऐसे बोला जाता है कि भैया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है सही सेंस में इसकी शुरुआत होती है। फ्रैंक ठाकुरदास जो है ये
ये बोलता है कि सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टडी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। इसने एक प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंस का होराइजन है उसको ब्रॉडर किया है, उसको एक्सपेंड किया है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से इसको डिफाइन करता है, फ्रॉम प्लेन्स ऑफ डाउट्स टू अ हायर प्लेटो की तरफ जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस को लेकर के गया है। ये इस बात का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो थी उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भैया ये वैल्यू लेडन है, ये है, वो है, नॉन एम्पिरिकल है, नॉर्मेटिव है। इनकी तरफ से हम फिर हायर प्लेटो की तरफ बढ़ते हैं, जो एम्पिरिकल अप्रोचेस है, जो फैक्ट बेस्ड है, जो साइंटिफिक है। फिर ये स्केप्टिकल डिकेड्स ऑफ 1950s, मतलब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रैंक ठाकुरदास टर्म्ड स्केप्टिकल डिकेड्स ना, कौन सा जो टाइम पीरियड था उसको। तो 1950s वो भी स्केप्टिकल था अपने आप में, कि ये जो स्केप्टिकल था अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस, अबाउट कि भाई नई जो चीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो सिस्टम थियरी लेकर के आ रहे हैं, उसके नई वोकेबलरी थी, नए कॉन्सेप्ट्स थे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये स्केप्टिकल थे। फिर डिटरमाइंड डिकेड ऑफ 1960s की 1960s में वापस से जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ जाता है ना। स्केप्टिकल डिकेड आप समझ सकते हो कि एक प्रकार से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात की जाती है इसमें, फिलोसॉफिकल अप्रोच को एकदम से भुला देने की, खत्म कर देने की बात की जा रही है। तो ये एक प्रकार से स्केप्टिसिज्म था, लोग इस नई चीज को पूरे प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है कि भैया इतना साइंटिज्म जो है वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद ह्यूमन साइंसेज एंड नॉट नेचुरल साइंसेज। सॉरी। फिर जो है डिटरमाइंड डिकेड्स ऑफ 1960s, इसके बाद में जो है वापस से एक प्रकार से जो है नई चीज़ें आने लगती है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे मॉडल्स ब्रोट न्यू मॉडल्स, इसमें बहुत सारे और भी जो डेवलपमेंटलिज्म का जो फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी अप्रोचेस जितनी भी है ये कब आती है? 1950s के इर्द गिर्द, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है मोस्टली। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। आगे हम इसका जो डेवलपमेंट है, किस प्रकार से पॉलिटिकल ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आगे बढ़ता है भाई, अर्ली 20th सेंचुरीज में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, 1970s के बाद में क्या होता है, 80s और 2000 के बाद में क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से क्या, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक प्रकार से थोड़ा सा डराने वाला सा सब्जेक्ट ऐसा सुनने में आया मेरे को, कि लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में। वो कारण है उसका क्योंकि नई वोकेबलरी है सारी की सारी, और अभी एक प्रकार से देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं रखता। ये चीज़ें एक टाइम के लिए आई और आकर के चली गई, बस अब जब ये सिलेबस का पार्ट है तो हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो रखती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आप जुड़े रहते हो तो यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक है, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्रू डिफरेंट डिकेड्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस स्लाइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।